दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, रिमझिम बारिश के बाद दर्जा हरारत में आई गिरावट। और रमजान के पाक महीने में हिंदुस्तान का काबिल तहसीन कदम, 88 पाकिस्तानी माहीगिरों को किया रिहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। क्रिकेट में रिव्यू सिस्टम यानी कि अंपायरिंग रिव्यू सिस्टम, जिसे डीआरएस के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब थोड़ा सा नरम होता जा रहा है। और जिस तरह से बीसीसीआई में नया ढांचा आया है, नए सदर आए हैं, जगमोहन डालमिया खासतौर से जब उनकी वापसी हुई है, तो जिस तरह के इशारे मिले हैं, और विराट कोहली जो कि मुस्तकबिल के टेस्ट के बाद वनडे और टी20 के भी कप्तान होंगे, उन्होंने भी इस पर कुछ हद तक अपनी हिमायत का इजहार किया है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस डीआरएस सिस्टम को हो सकता है अब पूरी तरह से बीसीसीआई भी अपना ले। लेकिन क्या होगा हतमी तौर पर इसका फैसला होना बाकी है, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी है, वो इस पूरे मामले को रिव्यू करेगी कि हिंदुस्तानी टीम को माजी में अगर देखा जाए तो इससे काफी नुकसान हुआ था, इससे इत्तेफाक कहा जाता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के लिए तजुर्बा अच्छा नहीं रहा था, इसलिए बीसीसीआई ने इसे, खास करके एन श्रीनिवासन जब बीसीसीआई के सदर थे तो उन्होंने कभी भी इस पर बात करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में जिस तरह की बात हुई थी, पहली मर्तबा ऐसा लगा था कि वो अपने आपे से बाहर आए और मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते थे, और जिस तरह से मुखालिफ गेंदबाज के साथ उनके जो कुछ हुआ, उनकी मैच फीस कटी, और फिर उसके बाद एक दूसरे मामले में जिस तरह से उनका नाम सामने आया है, पैसे के लेन देन, कंपनी, अपने दोस्त की कंपनी से राबता, उसको लेकर के ये समझा जा रहा है कि शायद अब महेंद्र सिंह धोनी के अच्छे दिन अब नहीं रहे। हालांकि वो क्रिकेट के बेताज बादशाह अभी भी हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर लगातार, अब अंदर भी अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी अब उनका साथ पूरी तरह से अब नहीं छोड़ रही है, और धीरे धीरे वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे जो पहले रहते थे। क्या महेंद्र सिंह धोनी का कैरियर अब वनडे और टी20 में भी खत्म होने वाला है, या फिर वो खुद से दिलबर्दाश्ता होकर कभी भी क्रिकेट को छोड़ सकते हैं? इन मौजूआत पर हम बातचीत करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में, और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक मरतबा फिर सीनियर जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक साहब, और फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और हिंदुस्तान टाइम्स के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर जनाब ज्ञानेंद्र नाथ जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। यूडीआरएस यानी कि अंपायर्स डिसीजन रिव्यू सिस्टम पर बीसीसीआई ने अपना रुख अभी तब्दील तो पूरी तरह से नहीं किया है, लेकिन बोर्ड इस पर बहस के लिए तैयार जरूर है। यह कहना है बीसीसीआई के सदर जगमोहन डालमिया का। एन श्रीनिवासन की सदारत वाली मुद्दतकार से मुआवजा अगर किया जाए तो इस अहम इशू पर बहस के लिए तैयार होना खुद में बोर्ड की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का आगाज है और इशारा भी है। श्रीनिवासन के मुद्दतकार के दौरान बीसीसीआई का रुख इस इशू पर अड़ियल था। बीसीसीआई ये कहती
थी कि जब तक डीआरएस से जुड़ी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ ना हो जाए वो उससे दो तरफा सीरीज यानी कि बायलैटरल सीरीज में मंजूरी नहीं देगी। इसी वजह से आईसीसी भी डीआरएस को अब तक मंजूर नहीं करा पाई। लेकिन कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के नए टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने भी डीआरएस पर बहस करने की बात कही थी और अब जगमोहन डालमिया ने जो रुख अख्तियार किया है उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियों के साथ देर सवेर ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान बायलैटरल सीरीज में भी अपनाई जाएगी और जिसका फायदा नजदीकी फैसलों में देखने को मिलेगा। और टेस्ट सतह पर डीआरएस टेक्नोलॉजी सबसे पहले हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच श्रीलंका में 2008 में हुई सीरीज के दौरान इस्तेमाल की गई थी, हम आपको बता दें। लेकिन उस दौरे पर कई नजदीकी मामलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने जो रिव्यू लिए थे वो बेकार गए थे। याद कीजिए उस दौरे पर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग से सजी हिंदुस्तानी बैटिंग लाइनअप अजंता मेंडिस की मिस्ट्री स्पिन में फंस कर रह गई थी और लंका ने वो सीरीज 2-1 से जीत ली थी। बीसीसीआई ने तभी से मुसलसल डीआरएस की मुखालफत की है और फिर 2011 में इंग्लैंड में हुई सीरीज में जिस तरह डीआरएस में इस्तेमाल होने वाली हॉट स्पॉट टेक्नोलॉजी पर भी कई बार सवाल उठे, उसके बाद से बीसीसीआई ने यह तय कर लिया कि टीम इंडिया किसी बायलैटरल सीरीज में डीआरएस के बगैर ही खेलेगी। हालांकि डीआरएस के हामियों की यह दलील है कि यह सही है कि डीआरएस आज भी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन उसे अपनाकर कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है। डीआरएस में कई तकनीक इस्तेमाल होती है, हॉक आई, प्रोडक्टिव पॉट, हॉट स्पॉट, इनके रियल टाइम स्नूको, सुपर स्लोमो के अलावा ऑन फील्ड अंपायर्स कॉल भी शामिल है। इसमें रिव्यू लेने की तादाद और जैसे मसलों पर गौर खोज करने की जरूरत है। हालांकि बीसीसीआई ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के सदर ने और टीम के टेस्ट के कप्तान विराट कोहली ने इस तरफ इशारा किया है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है बायलैटरल सीरीज में इससे अपनाया जाए। फजल इमाम मलिक साहब, आपका क्या कहना है कि क्या माजी में हालांकि अच्छा नहीं रहा था तजुर्बा हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कुछ नजदीकी फैसलों से बचने के लिए ये तकनीक अपनाई जा सकती है? देखिए शबाब, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक हिंदुस्तान ने क्यों नहीं लिया, अपने आप में एक मिस्ट्री है जी। डीआरएस का अगर फायदा दूसरी टीमों को है तो नुकसान भी दूसरी टीम, दोनों टीमों को फायदा और नुकसान है। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदुस्तान के खिलाफ अगर श्रीलंका को फायदा हो रहा है तो श्रीलंका को नुकसान नहीं हो रहा। फायदा और नुकसान दोनों। तकनीक का इस्तेमाल अब जबकि दूसरे तमाम खेलों में होने लगा है तो हिंदुस्तान को भी इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और बहुत वाज़ेह तौर पर इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। डालमिया साहब ने इशारा किया है कि हम इस पे बातचीत के लिए तैयार हैं। एक मुस्बत कदम है मुझे लगता है कि बीसीसीआई का, क्योंकि आप देखिए कि पूरे मुल्क जो भी क्रिकेट नेशन प्लेइंग नेशंस है वो सब डीआरएस की हिमायत में खड़े, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए। और अगर हम बहुत दूर नहीं जाए तो अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, पहले मैच में धोनी ने एक डीआरएस लिया था जो हिंदुस्तान के हक में गया था। अगर वो शायद वो हक में न गया होता, वो डीआरएस सिस्टम नहीं हुआ होता तो शायद पाकिस्तान वो मैच में कुछ ज्यादा बेहतर करती और हिंदुस्तान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मौके पर धोनी ने वो डीआरएस लिया और वो आउट करार दिए गए दूसरे खिलाड़ी। तो डीआरएस एक चूंकि तकनीक है, आप देखिए कि जब थर्ड अंपायर का फैसला आया था तो इसी तरह की बातें होती रही, लेकिन थर्ड अंपायर की वजह से बहुत सारे फैसले टीमों के हक में गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ खामियां इसमें रहे, उन खामियों की दूर करने पे बातचीत की जा सकती है, लेकिन डीआरएस से अब इनकार करना मुझे लगता है कि बहुत पुरानी कुछ कहावत, पुरानी डीआरएस जरूरी हो गया। आप सिर्फ इसमें नहीं, देखिए ना हॉकी में आ गई, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर वगैरह को लेकर तकनीक का इस्तेमाल होने लगा, बैडमिंटन में होने लगा, टेनिस में होने लगा। तो जब तकनीक का इस्तेमाल दूसरे खेलों में होने लगा, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट मौकों पर जब आप विकेट ले रहे हैं, विकेट अंपायर का फैसला आपके खिलाफ चला गया और डीआरएस के बाद आप फैसला आपके हक में होता है तो मैच का भी इस पे बहुत असर पड़ता है। तो ये दोनों टीमों के लिए, किसी खास एक टीम के लिए नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि डीआरएस से सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान ही होता रहा। ये इत्तेफाक की बात है, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ये हो सकता है, ये एक इत्तेफाक। ज्ञानेंद्र नाथ जी एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। ज्ञानेंद्र जी, जगमोहन डालमिया साहब ने इशारा दिया है और विराट कोहली भी इसके हामी है कि हो सकता है कि बायलैटरल सीरीज जो हिंदुस्तान खेलता है मुस्तकबिल में अब डीआरएस की तकनीक अपनाई जाए, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान खासतौर पर जिस वक्त एन श्रीनिवासन साहब थे बीसीसीआई इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन अब चूंकि तकनीक बहुत जरूरी हो गई है, खासतौर से जो करीबी फैसले होते हैं उसके कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो ये कितना अच्छा कदम होगा अगर बीसीसीआई इसको अपना लेता है तो? देखिए मेरे अगर देखें मेरी सोच से तो ये बहुत ही जो है मुनासिब कदम होगा जी।
अभी फजल साहब ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो सारे के सारे मुल्क इसे जो है फॉलो कर रहे हैं और नफा और नुकसान दोनों बराबर से सभी टीमों को के लिए है जी। इंडिया के लिए नहीं है कि इंडिया को नुकसान होगा और बाकी मुल्कों को जो है फायदा होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया को कई मौके पे इसका फायदा हो चुका है। तो अब ऐसी सूरत में अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हम इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे, पहली चीज तो देखिए यह है कि जो नियम बनते हैं वो किसी एक मुल्क को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता जी है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है किसी भी नियम का फायदा उठाते वक्त जो है नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज आप उस पर बहस करते हैं। जो कि कोहली ने और डालमिया साहब ने दिया है एक इशारा, मैं समझता हूँ वो पॉजिटिव इशारा है और वाकई में उनको मानना भी चाहिए बगैर किसी हीला वाले के। हालांकि इसमें तकनीक जिस तरह की इस्तेमाल होती है उसमें कभी कभी कुछ जैसा कि कहा गया शुरू में कि कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। और जैसा कि फजल साहब कह रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी और दूसरे खेलों में भी इस तरह की तकनीक अपनाई जा रही है। तो तकनीक से बच करके आज के इस जदीद दौर में हम नहीं चल सकते। वर्ल्ड कप की मिसाल पेश की, वर्ल्ड कप के एक मैच की फजल साहब ने कि उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अगर डीआरएस नहीं लिया होता तो हो सकता है वो मैच पाकिस्तान के हक में जा सकता था। तो इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें हैं बीसीसीआई के इस नए फॉर्मेट में नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा? क्योंकि जगमोहन डालमिया साहब की वैसे भी आदत रही है कि वो जो सोचते हैं वो उसे फैसला करके दम लेते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज लागू होगी और ये ऐलान भी हो जाएगा कि हम उसके हक में हैं। अभी तक एक बहस भी चल रही थी, मेरे हिसाब से वो मुनासिब नहीं थी जी, क्योंकि जब सारे के सारे मुल्क उसे ले रहे हैं और आप भी उसका फायदा और नुकसान उठा रहे हैं, दोनों ही चीजें। जहां तक तकनीक का सवाल है तो तकनीक जो है सभी के लिए एक ही है ना। जी जी। किसी अलग मुल्क के लिए अलग नियम तो बनेगा ना तकनीक बनेगी। तो जो भी नफा और नुकसान है वो सबके सब झेलेंगे और आप भी झेलें। फायदा है तो, नुकसान है तो। सही बात है। आप हमारे साथ रहिएगा। फजल इमाम मलिक से पूछना चाहते हैं कि फजल साहब जिस तरह की बात आपने भी कही, ज्ञानंद जी भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका बीसीसीआई का अड़ियल रवैया और आईसीसी पर काफी दबाव डाला था बीसीसीआई ने, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आईसीसी पर बीसीसीआई का काफी ज्यादा जोर रहता है और वो इसी तरह यही वजह है कि आईसीसी बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सकी बीसीसीआई पर। कितनी परेशानियां और हैं जिसका जिक्र एन श्रीनिवासन के दौर में किया गया था कि इसमें बहुत सारे जो चीजें तकनीक इस्तेमाल की जाती है उससे हिंदुस्तान यानी कि बीसीसीआई मुतमईन नहीं है। तो इसमें किस तरह की बेहतरी या इस्लाह की जरूरत है और इसके बाद बाकायदा तौर पर, क्योंकि जगमोहन डालमिया साहब ने भी यह बात कही है कि इसमें कुछ तकनीकी इस्लाह की जरूरत है, उसके बाद हम इसे नाफिज करेंगे। ये देखिए, तकनीक में इस्लाह तो बराबर होते रहते हैं जी। और जहां तक कायदे कानून की बात है, ठीक कहा ज्ञानंद भाई ने कि कायदे कानून किसी एक मुल्क को ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते हैं। डीआरएस बना था तो जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन थे उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। या थर्ड अंपायर की जहां तक बात कर रहे हैं, थर्ड अंपायर जब आई थी और मुझे लगता है कि जगमोहन डालमिया ने पहली बार हिंदुस्तान में थर्ड अंपायर की वकालत की थी और यहाँ पहली बार उसका इस्तेमाल हुआ था। और मेरी जहां तक याददाश्त काम करती है, सचिन तेंदुलकर उसके शिकार हुए थे। तो ये आप वो तकनीक थर्ड अंपायर की शुरुआत में बहुत अच्छी तकनीकी तौर पर आज की तरह नहीं था। तकनीक जैसे जैसे डेवलप होगी हर चीज में सुधार आता जाएगा। लेकिन ज्ञानंद जी बिल्कुल सही कहा अभी फजल भाई ने कि जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल होगा उसमें सुधार भी आता जाएगा और जो कंफ्यूजन खिलाड़ियों में रहता है वो दूर होता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ज्ञानंद जी ये भी पैदा होता है कि जब थर्ड अंपायर आया उसके बाद डीआरएस सिस्टम लागू किया गया तो फील्ड अंपायर का जो कॉन्फिडेंस था वो लूज होता चला जा रहा है। पहले जब कोई तकनीक नहीं थी तो वही फील्ड अंपायर करीबी से करीबी फैसले दिया करते थे और खिलाड़ी मानते भी थे। लेकिन अब जब से रिव्यू सिस्टम आया है, अंपायर के सही फैसले को, फील्ड अंपायर के सही फैसले को भी खिलाड़ी नहीं मानता है और वो रिव्यू मांगता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फील्ड अंपायर की जो उपयोगिता यानी कि उनका जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि हम उन्हें और सपोर्ट कर रहे हैं तकनीक से। देखिए, आदमी से गलती हो सकती है और जब तक तकनीक उपलब्ध नहीं थी तब तक बात अलग थी जी। लेकिन जब तकनीक उपलब्ध हो गई है उसका फायदा उन्हें भी मिल रहा है। और कहीं भी ऐसा एक शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि लोगों ने इससे कहा था कि यानी कि जो फील्ड अंपायर होते हैं वो जो है निश्चित रूप से सब स्टैंडर्ड है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम उन्हें हेल्प करने के लिए तकनीक का सहारा दे रहे हैं।
आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। जी जी। पहले आप देखते थे कि जो हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए उतरते थे सारे मुल्क के, तो इतने सारे जो है पैड और इतने ज्यादा हेलमेट वगैरह लगा के नहीं उतरते थे, आपको याद है? जी बिल्कुल। और फिर भी बहुत बेहतर खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे ये हो गया, ये उपलब्ध हो गया, तो थाई पैड, एल्बो पैड, जो है चिन पैड, न जाने कौन कौन से पैड लगा के उतरते हैं, जी है ना। सुनील गावस्कर बगैर हेलमेट के खेलते थे और बहुत टैकलर उन्होंने बनाए, ठीक है ना। और जब बनना शुरू हुआ लोगों को उसकी मदद मिली। तकनीक में भी आई है, किसी भी अंपायर के जो है फैसले पे कोई उंगली उठाने जैसी बात नहीं है। आदमी से गलती होती है, अगर उसको जो है तकनीक के सहारे हम सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। ये तो हम शिवाब इसमें यह है कि मैं जी दयानंद भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। तकनीक की आप बात कीजिए, खासकर एलबीडब्ल्यू के डिसीजन जिसपे है, कई फैसले ऐसे हैं जिसको ऑन फील्ड एम्पायर के लिए की जरूरी माने कि जो ऑन फील्ड एम्पायर ने डिसीजन दे दिया, आप अगर डीआरएस में वो आउट भी है, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर ने डिसीजन अगर नॉट आउट दिया तो वो नॉट आउट करार दिया जाता है। तो उसकी जो अहमियत है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से कम हुई। ऑन फील्ड एम्पायर है, वो सारी चीजों के फैसले आखिरकार उन्हें ही लेना होता है। वो एक तकनीक का सहारा खिलाड़ियों को हो सकता है कहीं। और दूसरी चीज ये है कि आपके डीआरएस ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचों में 2 या तीन का एक लिमिटेशन है, तो आप बहुत ज्यादा इस पर ये नहीं कर सकते। तो खिलाड़ियों को भी ये पता है कि हमको कौन से इसमें डीआरएस के लिए जाना है। वनडे में एक का है, तो आप लिमिटेशंस अगर आपने रख दिया, तो मुझे लगता है कि 2-1 इस तरह के लिमिटेशंस रखेंगे तो ये हर मुल्क के, और न सिर्फ मुल्क के हक में जाएगा बल्कि खिलाड़ियों के हक में भी जाएगा। चलिए, ऑन फील्ड अंपायर की अहमियत बरकरार है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बात चल रही है डीआरएस की, बीसीसीआई भी इसके लिए तैयार हो जाएगा और बायलैटरल सीरीज में इसका निफाज होगा। ब्रेक का वक्त हो गया है। स्टूडियो में फजल इमाम मलिक साहब और फोनलाइन पर हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी मौजूद रहेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की परेशानियों की। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं फजल इमाम मलिक और फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे ज्ञानेंद्र जी। महेंद्र सिंह धोनी की अब बात करते हैं। धोनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी माही मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी पर हिंदुस्तानी वनडे और टी20 के कप्तान धोनी पर मफाद के टकराव का मामला मानते हुए छानबीन के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें खुद बोर्ड के सदर जगमोहन डालमिया भी शामिल हैं। कमेटी के दीगर अरकान ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी कजारिया हैं। रीति स्पोर्ट्स धोनी, सुरेश और रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटरों को मैनेज करने के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की मार्केटिंग का भी काम देखती है। धोनी के दोस्त अरुण पांडे ने यह कंपनी शुरू की थी और बताया जाता है कि रीति स्पोर्ट्स में धोनी का 15% शेयर भी है। हालांकि 2013 में ही कंपनी की तरफ से यह कहा गया था कि धोनी कंपनी में हिस्सेदारी खत्म कर चुके हैं और अब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। धोनी अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ कुछ दीगर कारोबारी ताल्लुकात में भी शामिल हैं, जिसके सबब बीसीसीआई ने मामले में तफ्तीश करने की सोची है। फजल साहब, क्या माना जाए कि यह मामला पूरी तरह से जोड़कर एन श्रीनिवासन से देखा जाए, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी की टीम और फिर जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का जो मामला उठा है ऋतिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ से, वो सब कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि पुराने बीसीसीआई के सदर और उनकी जो टीम है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल माना जाता है, उन पर नकेल कसने की तैयारी है। नहीं, देखिए, सिर्फ अगर नकेल कसने की तैयारी शवाब ही नहीं मानूंगा मैं
कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इसमें। देखिए, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भले अभी आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट ये कोई नया मामला नहीं है। 2-3 साल पहले भी इस तरह की बात आई थी, जब मैच फिक्सिंग वगैरह के सारे मामले भी आए थे। और अभी तो उन एक लिफाफा मुद्गल कमेटी का 13 खिलाड़ियों का 13 लोगों के नाम का सुप्रीम कोर्ट में भी बाकी है। उसमें से बहुत सारे कई लोगों के नाम आने बाकी है। उसमें किस किस का नाम है, लेकिन लोग क्यास जो लगाते हैं उसमें धोनी साहब का भी नाम है। और वो इसी वजह से है कि उनका इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 2 चीजें हैं आप देखिए। एक तो चेन्नई सुपर किंग्स का रीति स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट संभालना, प्लस सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा। आप देखिए कि रविंद्र जडेजा के फॉर्म अगर पिछले 2-3 सालों में आप देखिए कि हिंदुस्तान के लिए उनका क्या परफॉर्म किया उन्होंने। एक आध मैच छोड़ दीजिए, 2 मैच छोड़ दीजिए तो, लेकिन अगर पूरे टोटलिटी में देखिए, सुरेश रैना को देखिए, उन्होंने पूरी तरह से फेवर कर रहे हैं। तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगातार इनको टीम में शामिल करते रहे। अभी आप बांग्लादेश के दौरे पे रविंद्र जडेजा को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वनडे टीम में वो है। अगर टेस्ट टीम में उनका परफॉर्मेंस खराब है, उसकी वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, तो जाहिर है कि उनका परफॉर्मेंस वो अभी अच्छा नहीं खेल रहे, तो वनडे टीम में उन्हें रखने का क्या जवाब है हमको, ये किसी को समझ में नहीं आया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सामने आई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। ज्ञानेंद्र नाथ जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो परेशानी है महेंद्र सिंह धोनी की अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि परत दर परत बहुत सारी बातें अब खुल रही हैं और लिफाफ जो बंद है वो अभी खुला नहीं है, उसके बाद तो एक बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि धोनी साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो यकीनन वो उनके हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन आप कायदे कानून के हिसाब से देखें तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुश्किलें उनके लिए जानकर बढ़ाई जा रही जी। क्योंकि अगर आप 4 जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसको किसी छद्म नाम से रखेंगे तो आपको तो बताना पड़ेगा जी। ये टैक्स डिपार्टमेंट का मसला है या आर्थिक मसला है, और इसका जहां तक ताल्लुक है इंडिया सीमेंट का, तो इंडिया सीमेंट से ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। श्रीनिवासन की तरफ मामला आता है, वो पोशीदा नहीं है आप जी जी, है ना। तो जो भी चीज है आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और आप भारत के कप्तान हैं, हॉकी के या क्रिकेट के या फुटबॉल के, इस बिना पे आपको छोड़ दिया जाए, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। ये ज्ञानेंद्र सिर्फ देखिए, यहाँ के आप देखिए कि जब सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या सट्टेबाजी की बात हुई थी तो बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन और दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन यहाँ किसी खिलाड़ी पे कोई कार्रवाई क्या, उनके खिलाफ छानबीन तो पिछले जो इन श्रीनिवासन एंड कंपनी ने उन्होंने कोशिश तक नहीं की कि इनके खिलाफ जो भी खिलाड़ी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि कोई खिलाड़ी, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी अगर उनके खिलाफ बोलता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। बिल्कुल, ये यकीनी तौर पे, और ये सभी ने देखा है। और ये एल श्रीनिवासन का ही मसला था पूरा का पूरा कि उन्होंने तमाम इन चीजों की लिपापोती कर रखी थी, किसी चीज को उठने नहीं देते थे। तो जो चीज फेयर है उसमें किसी खिलाड़ी को आप जो है इम्प्लीकेट करें और किसी को जो है ग्रीन चिट दें, ये फेयर नहीं है। अगर अब जो कमेटी बनी है ज्ञानेंद्र जी, जिसमें खुद जगमोहन डालमिया भी शामिल है, बहुत अच्छे क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं जगमोहन डालमिया, काफी एग्रेशन भी उनमें रहा है जब भी उन्होंने, और हिंदुस्तानी क्रिकेट को इंटरनेशनल मैप पर ले जाने में बहुत बड़ा रोल जगमोहन डालमिया का रहा है। क्या आपको लगता है कि खिलाड़ी, टीम और बीसीसीआई को पूरी तरह से साफ शफाफ बनाने में यह कमेटी अहम रोल अदा करेगी और धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? मुझे लग रहा है कि शायद ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी अब जी, और यकीनी तौर पर श्रीनिवासन साहब ने जो बहुत सी चीजों को पोशीदा रखा था वो अब चीजें खुल के आएंगी और आनी भी चाहिए। मुझे यकीनी तौर पे एक खिलाड़ी को आप जो है माइलेज दे दें और दूसरे को दंडित करें, ये उचित नहीं। और धोनी परेशान है, इसका नजारा बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान देखने को भी मिल गया। आमतौर से वो रिएक्शन धोनी का देखने को नहीं मिलता था, जिस तरह का मिस्टर कूल के नाम से वो जाने जाते, तो जिस तरह का रिएक्ट उन्होंने किया, उसके बाद उन्हें मैच फीस का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। तो किसी न किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी भी समझ रहे हैं कि आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए शबाब जी जी, किस तरीके से वो जो है मैदान पे उनका एक ग्रुप हुआ करता था और अब जैसा है। आप कभी सोच सकते थे कि किसी भी खिलाड़ी को वो कोहनी मारते हुए दौड़ेंगे? नहीं, यकीनी तौर पर नहीं। अभी यानी कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, और परेशानी का सबब जो है वो यही सब कारण है जो कि हम आप रोज जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फजल साहब, क्या हम मान के चलें कि विराट कोहली बहुत जल्द ही वनडे और T20 के भी कप्तान बन जाएंगे टीम इंडिया के? देखिए, अभी फिलहाल कहना बहुत जल्दी होगा शबाब के, वो जल्द बन जाएंगे।
उस तरफ वो बढ़ रहे हैं जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कई चीजें ऐसी हैं जो विराट कोहली के भी खिलाफ जाती हैं। कई बार मुझे लगता है कि विराट कोहली खुद को क्रिकेट से बड़ा, विराट कोहली को तो मान लिया गया है, मान लिया गया, रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। नहीं, मान लेना, पीछे रोहित शर्मा काफी तेजी के साथ, रोहित शर्मा, वही मैं कहना कि रोहित शर्मा एक ऐसा नाम है जो उनको टक्कर दे सकता है। दरअसल दिक्कत यह है कि कई बार ऐसा लगता है कि विराट कोहली खुद को क्रिकेट से बड़ा मान लेते हैं, और जो खिलाड़ी खुद को क्रिकेट, फिलहाल चूंकि धोनी की परेशानी बढ़ रही है, इसलिए विराट कोहली को उसका फायदा मिल सकता है। नहीं, फायदा देखिए अभी फायदा बहुत जल्दी है। मुझे लगता है कि परेशानी जरूर है, क्योंकि जो जिस चीज का मैंने जिक्र किया कि खिलाड़ी जो है, या एन श्रीनिवासन की बात करें, विज्ञानंद भाई ने कहा था, एन श्रीनिवासन ने भी खुद को क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन और क्रिकेट से बड़ा मान लिया था, इसलिए उन्होंने सारी 3-13 से 9-18 जो सारा कुछ किया है उसकी वजह से उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि धोनी की परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि ये नहीं सिर्फ है, आप देखिए कि मैदान पर उनका बिहेव विराट कोहली के साथ, हो सकता है कि 1-2 खेमा वहां बन गया, क्योंकि विराट कोहली का बर्ताव जिस तरह से उन्हें भी लगने लगा है कि मैं मुस्तकबिल का कप्तान हूं, तो एक मैदान पे जो जिस तरह का नजर आप देख सकते हैं कि 2 कप्तान लगभग की तरह, लेकिन विराट कोहली के लिए भी अभी फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ी सी मंजिल दूर है। अगर वो अपने बर्ताव में तब्दीली नहीं लाएंगे, जिस तरह से वो कई बार, मुझे जो कहा, कई बार जिस तरह से वो आउट होने के बाद या जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, एंगर दिखाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कभी कई बार लगता है कि उनके खिलाफ जा रही है। फिलहाल हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देखेंगे कि उनका फ्यूचर क्या है। टेस्ट टीम से खुद वो हट चुके हैं, और वनडे और T20 में कितने दिन तक वो कप्तानी करते हैं, क्योंकि परेशानी लगातार बढ़ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि महेंद्र सिंह धोनी का अब फ्यूचर क्या है, और फिर उसके बाद BCCI और टीम इंडिया की क्या शक्ल हो सकती है, इन दोनों का क्या फॉर्मेट हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चला है। हम फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे ज्ञानंद जी आपका, और स्टूडियो में आने के लिए फजल मामूली का आपका भी जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम आपको एक मरतबा फिर बता दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।